का टॉपिक जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का जो पोइट्री सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं छात्रों, तो उस पोइट्री सेक्शन में छठा जो पोएम है द सोल्जर, जिसको कंपोज किया है कौन, तो रूपर्ट ब्रूक ने किया है। ठीक है, तो आप इस पोएम को पढ़ेंगे। पोएम के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे उसके हिस्से हैं। तो ये जो पोएम है ये सोनेट है। जैसा कि छात्रों मैंने पहले ही आपको एसटीटी के क्लास के लिए जब क्लास चल रहा था उस समय, तो पेनेसिया फॉर एसटीटी उसमें पढ़ाया गया था कि व्हाट इज सोनेट। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो है वो 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। और सोनेट दो प्रकार के होता है। पहला इटालियन सोनेट है ना, जिसके फादर पेट्रार्चन है, जिसको 11th सेंचुरी में लिखा गया है। ठीक है ना, पेट्रार्च है फादर। दूसरा है इंग्लिश सोनेट, यानी उसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। तो शेक्सपियरियन सोनेट वाज रिटन इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में लिखा गया। ठीक है ना। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि सोनेट के दो भाग होते हैं। पहला होता है ऑक्टेव, जिसको हम ऑक्टेट भी कहते हैं। तो ऑक्टेव इज ए पोएम ऑफ 8 लाइन्स। ठीक है, सेस्टेट इज ए पोएम ऑफ 6 लाइन्स। तो 8 लाइन्स प्लस 6 लाइन, इट मीन्स टोटल 14 लाइन की कविता। तो द सोल्जर जो है ये भी कितने लाइन की कविता है, ये सोनेट है और 14 लाइन की कविता है। यानी कि इस कविता में जो पोएट हैं रॉबर्ट ब्रूक, माने वही स्पीकर हैं, वही वाचक हैं, जो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये एक वार पोएट है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये खुद के सैनिक है। यानी रूपर्ट ब्रूक इज हिमसेल्फ अ सोल्जर, ये खुद को एक सैनिक है। और ये कह रहे हैं कि ये ऑक्टेव में, यानी कि प्रथम 8 लाइन जो है ऑक्टेव का, तो वो उसमें कह रहे हैं कि यदि मैं युद्ध लड़ने के लिए विदेश जा रहा हूँ, यदि मेरा वहीं पर निधन हो जाए लड़ते लड़ते, अगर मैं वहां मर जाऊं, मेरा स्वर्गवास हो जाए, तो मुझे दफन वहीं कर दिया जाएगा। और उस जगह की मिट्टी भी हमारी अपनी इंग्लैंड की कहलाएगी। इंग्लैंड कहलाएगा कि इंग्लैंड का एक हिस्सा है जो इस देश में है। वहां का सैनिक इतना बहादुर, इतना साहसी था जो यहाँ आया और लड़ते लड़ते अपनी अंतिम सांस ले ली। ठीक है ना। तो सैनिक का क्या काम होता है कि देश की रक्षा करना, यानी पेट्रियटिक आदमी थे, यानी देशभक्त थे। कौन, रूपर्ट ब्रूक। तो उन्होंने आगे यह कह रहे हैं कि हमारे युद्ध के दरमियान यदि मैं अंतिम सांस ले लेता हूँ, मर जाता हूँ, तो मुझे वहीं दफन कर दिया जाए, क्योंकि मैं अपने देश के लिए जन्म लिया हूँ। मेरा देश इंग्लैंड मुझे क्या नहीं दिया, हमें हंसी खुशी, खाने के लिए अन्न दिया, हमें सांस लेने के लिए वायु दिया, हमें स्नेह और प्रेम लगाने के लिए फूल दिया, है ना। शरीर को स्नान करने के लिए क्या दिया, हमें नदी दिया। फिर हमें प्यार करने के लिए माँ बाप दिए। फिर हमें अपने शरीर को उष्मा प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या दिया, फायर, यानी कि सूरज जैसे रोशनी हमें, रश्मि को दिया, जिससे हम अपने शरीर को गर्म रखें। यानी सेस्टेट में वो कहना चाहते हैं कि यदि युद्ध के दरमियान मेरी मौत हो जाए, तो मुझे वहीं आप लोग क्या कर दीजिएगा, दफन कर दीजिएगा, क्योंकि मरने के बाद हमारे सारे पाप जो हैं धुल जाएंगे। यानी कि जो भी मैं युद्ध के दौरान मैं किसी को मारा, किसी की जान ली अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, तो मेरे पाप धुल जाएंगे और मेरे अमर आत्मा उस परमात्मा से उसका मिलन, यानी गॉड से मिलन हो जाएगा। आत्मा मरता नहीं, शरीर मरता है, शरीर से आत्मा निकल जाता है और फिर दूसरे प्राणी में जन्म ले लेता है। तो आत्मा कभी मरता नहीं है। सोल इज इमोर्टल, मैन इज मोर्टल बट सोल इज इमोर्टल। तो मरने के उपरांत तो करेंगे मेरा पाप धुल जाएगा और मैं फिर स्वच्छ हो जाऊंगा, और मुझे उस देश के लिए यहाँ भी याद किया जाएगा जहाँ मैं अंतिम सांस लूंगा, जहाँ मेरी मौत हो जाएगी, मेरी दफन यहाँ हो जाएगी। तो देखो कितना बड़ा पेट्रियोटिक ये पोएम है। ये कितने बड़ा पेट्रियोट थे जो अपने देश के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवा दिए। इतने बड़ा ये वार पोएट रॉबर्ट ब्रूक है। ठीक है, आइए अब लाइन बाय लाइन आपको थोड़ा समरी बता देता हूँ। समरी के बाद एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बता दूंगा, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बाद राइम स्कीम बता दूंगा। छात्र आप समझ गए कि ये पोएम है और पोएम में क्या है, सोनेट है।
तो सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है ना। 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं, जिसको दो भाग में बांटा गया है। यानी फर्स्ट 8 लाइन जो है, प्रथम 8 पंक्ति ऑक्टेव है, और बाद के अंतिम जो 6 पंक्ति है वो सेस्टेट है। तो आइए हम देखते हैं, पहले पोएट के बारे में जान ले, ठीक है। क्या कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बर्न इन 1887 एंड डाइड इन 1915। यानी रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में और उनका स्वर्गवास कितना 1915 में हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज को हम लोग जान रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग देख रहे हैं कि he is remembered as war poet, he is remembered as war poet। कैसे इनको जाना जाएगा, तो वार पोएट के रूप में इन्हें जाना जाएगा, यानी कि वार पोएट से वर वर इसका उच्चारण करते हैं। His war poetry is small in bulk, he is usually considered of the early group of war poets। यानी कि अपने वार पोएट्स के उस पूर्व के समय, यानी अर्ली पोएट के रूप में इनको जाना जाता है। बहुत सारे कवियों के में इनको एक जाना जाता है, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं समरी क्या कह रहा है, ठीक है ना, कि इसका समरी क्या है। समरी कह रहा है कि द पोएम द सोल्जर, ठीक है ना, इज द बेस्ट वर सोनेट ऑफ ब्रूक। यानी कि जो सोल्जर यानी सैनिक जो पोएम है, यानी कि ये सोनेट है किसका, तो बेस्ट वार सोनेट है, ब्रूक का बेस्ट वार सोनेट है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दिस सोनेट द स्पीकर हु इज अ सोल्जर and who has gone abroad to fight for his country says in the octave। octave means अभी मैंने students I have taught you and told you earlier about the octave। the first 8 lines are called octave, ठीक है ना। तो वाचक कहना चाह रहे हैं, वाचक खुद को एक सैनिक है जो लड़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, और वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रथम 8 पंक्ति जो है ऊपर के, इफ ही डाइज ड्यूरिंग वार इन फॉरेन, यदि युद्ध के दरमियान उस विदेश में ही वो अगर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, अंतिम सांस ले लेते हैं, तो क्या करना है, इज बेरिड देयर, तो उनको वही दफन कर देना है जिस जगह पर उनकी मौत हो, ताकि वो इंग्लैंड ही कहलाए, वो जगह इंग्लैंड कहलाए। भले दूसरा देश है, इंग्लैंड नहीं है, लेकिन हमारे उस देश के यानी इंग्लैंड के सैनिक वहां मरा है, तो इंग्लैंड की जमीन भी वहां आपको दिखेगी कि नहीं ये इंग्लैंड ही है दूसरा, लेकिन ये जगह किसका है, तो इंग्लैंड का है, ठीक है ना। देयर he should be remembered and it should be thought that even in foreign there is some corner of the land that is England, for always his body is buried there। यानी यह एक इस देश का हिस्सा है जमीन का, लेकिन यह जमीन किसका है, तो ये इंग्लैंड का कहलाएगा। ये थोड़ा सा जमीन जहाँ इनका दफन हुआ, जो इनका शमशान बना, वो जगह इंग्लैंड का कहलाएगा, ठीक है ना, जहाँ इनकी द पोएट शोइंग हिज लव टू द लैंड ऑफ हिज कंट्री। यानी ये कविता कवि को अपने प्रेम भरा देश कहलाया, कि ये देश हमारे अपनी प्रेम का प्रतीक है ना, मैं अपने देश के लिए मर मिट सकता हूँ। एंड एवरी वन शुड डाई फॉर वंस कंट्री, हर आदमी को अपने देश के लिए मरना चाहिए, ठीक है ना। ये तभी उस आदमी को हम देशभक्त कहते हैं, अन्यथा गदार तो भरे पड़े हैं हर जगह, ठीक है ना। says that it is England which gave him the breath of life। यानी कह रहे हैं कि ये हमारा देश यानी इंग्लैंड जो हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए हमें क्या दिया, तो ऑक्सीजन दिया, ठीक है। ब्रॉट अप मैंने यहाँ पला, मेड कंसस हमें जागरूक किया, अवेयर किया, है ना, हमें गिव हर फ्लावर्स टू लव, यानी हमें स्नेह करने के लिए, प्रेम के लिए उन्होंने हमें पुष्प दिया, ठीक है ना, यानी पुष्प जैसे मासूम। एंड वेज टू वॉक अहेड, और हमें एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमें चलना सिखाया, हमने चलना वही सीखा, जीना वही सीखा, सांस लेना वही सीखा, हमारे अंदर उस सभ्यता और संस्कृति की जो तरीका मिला हमें वहीं से मिला, ठीक है ना। हर गुड, ठीक है ना,
हर गुड ट्रेडिशन एंड कल्चर टू लर्न, यानी कि उस अपने देश की हमने भाषा, हमने उस संस्कृति, उस परंपरा को हमने सीखा, जो हम हमारे कहीं जाने के बाद, मुझे कहीं जाने के बाद हमारी देश की वो पहचान होती है और जिससे हम पहचाने जाते हैं, ठीक है ना। लर्न नेटिव एयर टू ब्रीथ, यानी हमारे उस अपने मूल स्वदेशी वायु, यानी कि पैदाइशी जगह को स्वदेशी, अपने स्वदेशी देश के यानी स्वदेशी वायु लेकर मैं सांस लेकर आज तक मैं जीवित था, जो देश के लिए ये कुर्बान मैं कर रहा हूँ। रिवर्स टू टेक बाथ, यानी हमें इंग्लैंड क्या दिया, हमारा देश हमें अपने शरीर को वाश करने के लिए, स्नान करने के लिए, धोने के लिए हमें नदी दिया, जिस नदी में पानी है, जिस पानी से हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, ठीक है ना। तो नदी, वायु, पुष्प, ये सब किसने दिया, हमारा देश ने हमें दिया है, ठीक है ना। एंड ओन सन साइंस टू वार्म, यानी कि इस कड़ाके की ठंड से उष्मा को प्राप्त करने के लिए, गर्मी को प्राप्त करने के लिए हमें उन्होंने सूर्य की रोशनी दिया, जिस सूर्य की रोशनी से हम अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं और उष्मा लेकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त करते हैं, विटामिन डी की पूर्ति करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, आगे हम देख रहे हैं इन द सेस्टेट। आप जानते हैं कि द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट इज कॉल्ड सेस्टेट, यानी उस 14 लाइन की कविता, 8 लाइन की कविता, जो शुरू के 8 लाइन है वो ऑक्टेव है और लास्ट जो 6 लाइन है वो क्या है, सेस्टेट है। तो लास्ट के 6 लाइन में रूपर्ट ब्रूक क्या कहना चाहते हैं कि द पोएट सेज दैट इफ ही डाइज ड्यूरिंग द वार, कि यदि मेरी मौत उस युद्ध के दरमियान हो जाती है तो his heart will get purified and it will become a part of God, तो हमारा दिल क्या हो जाएगा, हमारा आत्मा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगी, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी हम ईश्वर के अंग हो जाएंगे। फाइनली द पोएट एक्सपेक्टिंग द पीस एंड हैप्पीनेस इन हिज कंट्री, यानी आखिरकार जो कवि है यानी कि रूपर्ट ब्रूक, ये किस चीज की उम्मीद करते हैं कि हमें मन की शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी हमको अपने ही देश में। एंड द वर्ल्ड सेज दैट हिज सोल विल लिव इन द स्काई ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ये पूरी दुनिया क्या कहेगी कि आज उस सैनिक जो रूपर्ट ब्रूक है, आज उनकी आत्मा इस पूरे इस इंग्लैंड की हर कण कण में बसा हुआ है, हर कण कण में दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, आज उनकी नाम की गूंज हो रही है, ठीक है ना, और होगी आगे चलकर, ठीक है। करेगी फॉर इंग्लैंड फॉर गुड फ्रेज है सदा के लिए, फॉर एवर फॉर गुड सदा के लिए, तो यह बात यानी पूरी दुनिया उनको याद करेगी और उनकी आत्मा हमेशा उस इंग्लैंड की आसमान से लेके जमीन तक, यानी कि वायु से लेके नदी तक, वो पहाड़ से लेके सागर तक, उनकी आत्मा वहां प्रवास करेगी और सदा के लिए उन्हें याद किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्त के देश देशभक्ति के बारे में आप क्या समझते हैं, पैट्रियोटिज्म जो देशभक्त होता है, ठीक है ना, पैट्रियोटिज्म के बारे में, देशभक्ति के बारे में आप क्या समझ रहे हैं। इन दिस पोएम द सोल्जर, द पैट्रियोटिक पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम है, तो इसके बारे में आप क्या जानना चाहते, क्या जानते हैं बताइए। तो पैट्रियोटिज्म मीन्स द डीप लव फॉर मदरलैंड, तो देशभक्ति का मतलब हो गया, पैट्रियोटिज्म का मतलब हो गया कि अपनी मातृभूमि के लिए वो दिल से, ताहे दिल से जो डीप लव हमारा है, यानी बिल्कुल एक गहरा प्रेम उनसे है, उसको कहा जाता है डीप लव। ये नहीं कि ऐसे तैसे जैसे तैसे हम बोल दिए, नहीं, यानी उसके लिए डीप लव का मतलब है कि आई कैन डाई फॉर माई कंट्री, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग माई कंट्री, आई कैन डू फॉर द गुड ऑफ माई कंट्री, यानी हम कुछ भी अपने देश की भलाई के लिए कर सकते हैं, जिसमें हमारा देश का हित सन्निहित है, जिसमें हमारे राष्ट्र हित है, देश हित की बात है, उसके लिए हम अपनी आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द गुड ऑफ आवर नेशन, ठीक है, आप समझ गए। तो पोएट सेज दैट इट इज अ पैट्रियोटिक पोएम, देशभक्ति पोएम,
कविता है। इट इज ऑल बिकॉज इट डील्स विद द पेट्रियटिक फीलिंग्स ऑफ अ सोल्जर। एक सैनिक के मन में, जब एक सैनिक बहाल होता है देश के लिए, तो अपने माँ बाप के लिए एक नौकरी का साधन और जीने खाने का साधन नहीं होता, बल्कि वो एक देश के लिए सिपाही खड़ा होता है। आज हमारे सैनिक, जिस देश से हम लोग बिलोंग करते हैं, आज हमारे सैनिक उस सीमा पर खड़े हैं जिसके चलते आज हम लोग नींद लेकर यहाँ सो पाते हैं, अमन चैन से हम जी पा रहे हैं। कभी हम सोचते हैं उनके बारे में कि हमारे अंदर कितना स्नेह और उनके प्रति कितना प्रेम और कितना हम लोग उनसे जुड़े रहते हैं, उनके आत्मा से जुड़े रहते हैं और हम लोग उनके सदा आभारी रहते हैं, इसलिए कि उनकी जो त्याग है और समर्पण है वो सब में के अंदर नहीं है और उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। भगवान हमारे उन सैनिकों को बहुत बहुत उनकी उम्र बढ़ाएं, उनको ताकत दें, उनको बल दें, ताकि वो हर परिस्थिति से वो लड़ते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं और उनकी रक्षा के बदौलत आज हम चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं। इसलिए उनकी बलिदानी और उनकी कर्तव्य हम किसी दूसरे चीज से नहीं हम तुलना कर सकते हैं, इसलिए कि वो समझिए हमारे लिए साक्षात वो लोग भगवान जो अपनी नींद को रोक करके अपनी सारी खुशी, अपनी सारी सुविधाओं को त्याग करके आज हमारे लिए वो हिमालय की तरह वहां खड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पोएम किस चीज को डील करता है, किस चीज का वर्णन करता है, तो पेट्रियटिक फीलिंग को करता है हमारे, यानी किसी सैनिक के देशभक्ति का एहसास जो अंदर है उसको बता देता है। ठीक है, और टुवार्ड्स हिज मदरलैंड, अपने माँ के प्रति यानी मातृभूमि के प्रति कितना उनके अंदर फीलिंग है, कितनी एहसास है, कितनी सोच है कि वो सीना में गोली खाना पसंद करते हैं, पीठ में नहीं। पीठ में कौन गोली खाता है? कायर आदमी खाता है। तो सीने में गोली खा करके भी खुशी खुशी वो कभी अपना हार स्वीकार नहीं करते हैं। वो एक सच्चा देशभक्त और सच्चा एक सैनिक का ये अपना कर्तव्य है, गुण है। आइए थोड़ा सा हम लोग छात्रों चर्चा कर लेते हैं राइम स्कीम, छंद जिसको कहा जाता है। राइम स्कीम इस पोएम में क्या है, तो पहला जो 8 लाइन्स है इस सोनेट का, तो उसका फर्स्ट जो 8 लाइन्स जो है, जिसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेट भी कहा जाता है स्टूडेंट, ऑक्टेव और ऑक्टेट दोनों एक ही चीज है। तो उसका राइम स्कीम क्या है, फर्स्ट ऑक्टेव का ए बी सी डी, समझ गए आप? तो 2 2 4 2 6 8 लाइन्स हो गया, तो ऑक्टेट आपका हो गया। अब आइए याद रखिएगा, ए बी रिपीट कर रहा है, फिर सी डी हो गया। अब हम आते हैं कि फाइनल 6 लाइन्स कॉल्ड सेस्टेट, अंतिम जो 6 लाइन होता है कविता का उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट इज ए पोएम्स ऑफ 6 लाइन्स। तो वो क्या है? ई एफ जी आ गया, यानी ई एफ जी 3 लाइन का सेट है। ठीक है ना, यानी कि छठा लाइन किससे मिलता है, जो सॉरी 9वां जो लाइन है वो किससे मिलता है, आप समझ लीजिए इसे कि 12वां से मिलता है। ठीक है ना, और उसके बाद से 10वां जो लाइन मिलता है वो किससे मिलता है, तो 13वां से मिलता है। ठीक है ना, और क्या है, 11वां जो है वो किससे मिलता है, 14वां से मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से मिल रहा है राइम स्कीम के स्टूडेंट। तो आप ध्यान देंगे, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षा अभी बहुत, योर एग्जामिनेशन इज एट हैंड, नजदीक है, और आई नो योर प्रॉब्लम्स and I prepare this class to obtain rich marks in examination, and I wish your bright future. You get rich marks in examination, you make your life happier to get a job when your academic is good. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। आप